नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, फाउंडर ऑफ सत्यम कीर्ति एडुकेयर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोरोना की वजह से ये जो महामंदी आई हुई है, इसकी वजह से न जाने कितने लोगों के जॉब छूट गए हैं, कितने बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं। भारत सरकार ने एक कैंपेन चलाया, उसका नाम है वोकल फॉर लोकल। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कैंपेन की असली शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। मैं आपको ये सिद्ध करूंगा। जब हमारे देश में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी, उस समय में महात्मा गांधी ने नारा दिया था स्वदेशी का, और उन्होंने विदेशी कपड़े को जलाया था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। गांधी जी का सपना था कि हमारे देश के जो लोग हैं वो खुद की बनाई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें। आज के अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का। इसके पीछे रीजन मैं आपको सिंपल बताता हूं। एक डेटा के माध्यम से आप इस चीज को समझने का कोशिश की। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 48.66 बिलियन डॉलर। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड डेफिसिट का मतलब बताता हूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि कोई भी देश जब दूसरे देश से आयात ज़्यादा करे निर्यात की तुलना में, यानी कि आप सामान खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपके पैसे बाहरी देशों में ज़्यादा जा रहे हैं और बाहरी देशों के पैसे आपके देश में कम आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, और इस मामले में हम चाइना से बहुत पिछड़े हुए हैं। इस चीज़ का एक रीजन समझने का कोशिश कीजिए। आखिर चाइना इस लेवल तक पहुंच गया और हम आज भी इस चीज़ की मेक इन इंडिया का हम राग अलाप रहे हैं, लेकिन वो बहुत हद तक सक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या रीज़न है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लोकल फॉर वोकल जिस चीज़ को गांधी जी ने शुरू किया, जिस चीज़ को राजीव दीक्षित जैसे लोगों ने रास्ता दिखाना शुरू किया और बाबा रामदेव जैसे लोगों ने इस चीज़ को करके दिखा दिया, आज की डेट में भी हम इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि किसी भी देश के इकोनॉमी में ग्रोथ का 3 स्टेप होता है। सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी और तीसरा हो गया टर्शियरी सेक्टर। यानी कि पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। जैसे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर किसी देश को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वहाँ से उसको ज़्यादा इनकम को जनरेट करना चाहिए। सेकेंड, जब आपका प्राइमरी ठीक हुआ तो आप सेकेंडरी पे बढ़िए, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रीज आपके लग रहे हैं उसके रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से ही उसके रॉ मटेरियल जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कपड़ा का इंडस्ट्री। अगर आप कपड़े की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो है उसका कपास, और कपास उगाया जाता है खेतों में। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर बढ़िया चलेगा उसके वजह से मार्केट में रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, जिसके वजह से प्राइमरी सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगा, यानी कि एक साइकिल बढ़िया चलेगा। और जब ये दोनों सेक्टर बहुत बढ़िया काम करते हैं तब तीसरा स्टेज होता है आपका टर्शियरी सेक्टर का, जिसमें वेरियस प्रकार के सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो गया। हमारे देश में शुरुआत हुआ था प्राइमरी सेक्टर से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय प्राइमरी सेक्टर पे बहुत फोकस किया गया। इतना ज़्यादा इसलिए फोकस किया गया क्योंकि उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो थे एक समाजवादी सोच के व्यक्ति। उन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उस समय उन्होंने इतना ज़्यादा टाइट रखा हुआ था नॉर्म्स को कि नया फैक्ट्री कोई स्थापना कर ही नहीं पाता था। बहुत टाइट था। आज की डेट में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे देश का बहुत अच्छा रैंकिंग नहीं है, हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। ये प्रॉब्लम पहले से ही था। उसका नतीजा ये हुआ कि हम प्राइमरी में तो मेहनत करते रह गए, लेकिन कभी भी प्राइमरी सेक्टर का डिमांड जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का डिमांड तभी जनरेट होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपकी बढ़िया होगी, सेकेंडरी सेक्टर बढ़िया होगी। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो गया। प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधा भारत पहुंच गया टर्शियरी सेक्टर में। आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने में उपलब्ध है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर उपलब्ध है तो वो इंडिया में। इसके पीछे रीज़न यही है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत तेज़ थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ना होने की वजह से रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा अवसर हाथ से निकल गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी प्रौढ़ावस्था में पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस करने के कंपैरिजन में
टर्शियरी सेक्टर में बिजनेस करना तुलनात्मक रूप से काफी सस्ता और आसान होता है। 2020 का ये जमाना है, दुनिया का हर कंट्री चाहता है कि उसके सामानों की बिक्री ज्यादा हो, लेकिन वो खुद दूसरों का सामान खरीदना नहीं चाहता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके खुद के इतने इंटरनल डिमांड हैं कि अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करके खुद ही लोगों को बेचें, पूरे वर्ल्ड में हम इन्फ्लेशन से दूर रह सकते हैं। और ये हुआ है। 2008-9 में जब मंदी आई थी तो इंडिया में उतना ज्यादा असर नहीं हुआ था। इसके पीछे रीजन यही है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल को डालकर फिनिश गुड्स बनाना यही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम असेंबलिंग भी करेंगे। असेंबलिंग किसी भी प्रकार के मशीन के पार्ट्स को आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, लेकिन उस चीज़ का असेंबलिंग अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, उसको भी मेक इन इंडिया के अंतर्गत माना जाएगा। आज इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एप्पल, सैमसंग, ये सारे के सारे बड़े बड़े जायंट्स हमारे देश में फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उसके पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उसके पार्ट्स तो दूसरे कंट्रीज में बनते हैं, लेकिन अब उसका असेंबलिंग होगा हमारे देश में। कुछ लेके जाओ। एज ए स्टार्टअप, एज ए बिजनेसमैन, आपको इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए लोकल गुड्स को खरीदिए। 2 फायदे हैं। आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम शुरू की है तो जिस टाइप से आप दूसरों का सामान खरीदेंगे, आपका सामान भी कोई और खरीदेगा। नतीजा, डिमांड जनरेट हो। सेकंड, अगर आप सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तब भी डिमांड जनरेट होगा सर्विस सेक्टर में। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर में नहीं होगा और उसी प्रकार से टर्शियरी में भी नहीं होगा। तो जरूरी है कि हम लोकल सामानों को खरीदें। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भारत सरकार ने असेंबलिंग को भी मैन्युफैक्चरिंग कहा है। तो अगर आप नए बिजनेस के तलाश में हैं तो असेंबलिंग के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।